नमस्कार, मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स 360 डिग्री। आज हम समझने और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे पत्रकार, राजनेता, आरएसएस के समय सेवक एवं राष्ट्रवादी केवल रत्न मलकानी जी के बारे में। आज ही उनका जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मलकानी जी पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम संवाद, जिसका संपादन एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, लेखक, चिंतक एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी ने किया है। के.आर. मलकानी एवं मदरलैंड, जिसके लेखक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के निदेशक अनिर्बान गांधी। पुस्तक के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम मलकानी जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे, साथ ही पत्रकारिता एवं लेखन में उनके योगदान को समझेंगे। 19 नवंबर 1921 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जन्मे श्री केवल रत्न मलकानी का जीवन एक निष्ठावान, आदर्शवादी, सैद्धांतिक, निस्वार्थ कर्मयोगी का जीवन था। केवल रत्न का बचपन कांग्रेसी वातावरण में बीता। उनके बड़े भाई प्रोफेसर N.R. मलकानी गांधी जी के विश्वास पात्रों में से थे। बड़े भाई के राष्ट्र समर्पित आदर्शवादी जीवन का मलकानी जी पर भारी प्रभाव पड़ा और वे अपने छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय आंदोलन की ओर खिंच गए। इसलिए केवल रत्न का युवा मन भी कुछ समय स्टूडेंट फेडरेशन में सक्रिय रहा, किंतु शीघ्र ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन प्रवाह ने उन्हें अपने भीतर ले लिया और 1941 से 2003 तक वे आजीवन संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक रहे। देश विभाजन के पूर्व ही केवल रत्न जी अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में MA करके हैदराबाद के DG नेशनल कॉलेज में लेक्चरर बन गए थे, किंतु विभाजन की त्रासदी ने उनके परिवार को सिंध छोड़कर खंडित भारत में शरणार्थी की स्थिति में ढकेल दिया। वे पुणे आकर रुके। अंग्रेजी भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी। पत्रकारिता के बीच उनके भीतर विद्यमान था। N.R. मलकानी का गांधी जी के पुत्र और हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक देवदास गांधी से परिचय था। देवदास के बुलावे पर केवल रत्न 1948 में दिल्ली आ जाते हैं और हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के विभाग में काम करने लगते हैं। उन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा हुआ था। एकनाथ रनाडे दिल्ली में रहकर प्रतिबंध के विरुद्ध भूमिगत आंदोलन का संचालन कर रहे थे। संघ के पास ऑर्गेनाइजर नाम का अकेला अंग्रेजी साप्ताहिक था। उन दिनों संघ के पास अंग्रेजी में लिखने की क्षमता रखने वाले कार्यकर्ता कम ही थे। हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते हुए भी मलकानी जी का प्रतिबंधित संघ से घनिष्ठ संबंध था। एक दिन एकनाथ जी ने उनसे बड़े सहज भाव से पूछा, क्या तुम दिल्ली में केवल हिंदुस्तान टाइम्स की नौकरी करने आए हो? ऑर्गेनाइजर तुम्हारे मन में नहीं है? एकनाथ जी के इस कथन से मलकानी जी के मन में तूफान मच गया। उन्होंने सोचा और अगले दिन अपना त्याग पत्र देवदास जी की मेज पर रखकर वे ऑर्गेनाइजर में आ गए। यह निर्णय कोई सरल नहीं था। कहाँ हिंदुस्तान टाइम्स के माध्यम से पत्रकारिता की यात्रा और कहाँ ऑर्गेनाइजर के अभावग्रस्त कंठ का किरण मार्ग का वर्णन। मलकानी जी की कलम में जो ताकत थी, उनके पास जो अध्ययनशीलता थी, उनकी दिनचर्या जितनी व्यवस्थित, अनुशासित और कर्ममय थी, उसे देखते हुए यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि यदि वे उस दिन अपनी ध्येयवादिता और निस्वार्थ भाव के कारण हिंदुस्तान टाइम्स को छोड़कर ऑर्गेनाइजर में न आ गए होते तो आज देश के बड़े बड़े दैनिक पत्रों के शिखर संपादकों में उनका स्थान होता। किंतु उन्होंने यश और वैभव का रास्ता नहीं चुना। 1948 से 1982 तक वे संघ पत्रकारिता के स्तंभ बने रहे। उनकी लेखनी, उनके अध्ययन और उनकी कट्टर ध्येयवादिता के कारण ऑर्गेनाइजर को संघ के आलोचक भी पढ़ने को मजबूर होते थे। दिल्ली से अंग्रेजी में प्रकाशित होने के कारण ऑर्गेनाइजर ही संघ का एकमात्र प्रवक्ता के रूप में राजनीतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हुआ। विभाजन की चोट से तिलमिलाए अंतकरण का मुस्लिम पृथकतावाद और नेहरू वंश की तुष्टीकरण की नीति की एकमात्र निर्भीक आलोचना का स्वर बनकर ऑर्गेनाइजर और उसके संपादक का भारत के राजनीतिक गलियारों में एक विशिष्ट स्थान बना।
यदि ये कहा जाए कि संघ की छवि निर्माण में मलकानी और ऑर्गेनाइजर का प्रभावी भूमिका रही है तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। 12 जुलाई 1949 को संघ पर से प्रतिबंध उठने के पश्चात जब संघ के भीतर भावी कार्यनीति के बारे में विचार मंथन चला तो उसमें भी मलकानी जी ने निर्णायक भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी की सरकार मलकानी जी को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगी थी। आपात स्थिति की घोषणा के बाद मलकानी जी सबसे पहले पकड़े गए और पूरे 19 महीने जेल काटकर आपात स्थिति उठने पर सबसे बाद में छोड़े गए। उनके जेल जीवन की कहानी उनकी कलम से मिडनाइट नॉक नामक पुस्तक के रूप में सामने आई। श्री मलकानी जी वास्तव में एक ऐसी संस्था थे जिनसे पत्रकार और संपादक सदैव प्रेरणा लेते रहेंगे। श्री मलकानी ने द मिडनाइट 1977, द आरएसएस स्टोरी 1980, द सिंध स्टोरी 1984, अयोध्या और हिंदू मुस्लिम रिलेशंस 1993 जैसी कई किताबें लिखी। उनकी अंतिम पुस्तक राजनीतिक रहस्य उनकी मृत्यु के बाद 2009 में प्रकाशित हुई, जिसमें महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सहित कई प्रमुख भारतीय राजनीतिक के हत्याओं पर आधारित थी। जेल जीवन में उनका मुस्लिम नेताओं से घनिष्ठ संपर्क हुआ। उन्होंने भारत के इतिहास के अपने अध्ययन को और व्यापक व गहरा किया। अब उनकी चिंता यह बन गई कि विशाल मुस्लिम समाज को राष्ट्रीय धारा में कैसे लाया जाए, उनके साथ संवाद के पुल कैसे बनाए जाए। विभाजन की वेदना उनके मन में गहरी थी। अखंड भारत का सपना उनकी आंखों में था। बाबरी मस्जिद पर एक स्टैंड लेने के लिए श्री मलकानी का साहस था जो कई लोगों के लिए उपयुक्त नहीं था। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो मलकानी जी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। उन्होंने कहा, हम चाहते थे कि अदालत के फैसलों का सम्मान करते हुए विवादित ढांचे को हटाया जाए और शांतिपूर्वक स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने दीनदयाल शोध संस्था में उपाध्यक्ष का दायित्व संभाला। मंथन के अंग्रेजी संस्करण का संपादन भार भी संभाला, किंतु राजनीति उन्हें खींच रही थी। पहले वे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति में आमंत्रित रहते थे। जब उन्हें उपाध्यक्ष पद सौंपा गया तब उन्होंने दीनदयाल शोध संस्था के गैर राजनीतिक चरित्र का आदर करते हुए उसके दायित्वों से मुक्ति ले ली और वे उपाध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पूरे समय बैठने लगे। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे, पर उनकी कलम कभी रुकी नहीं। संपादक के पत्र स्तंभ हो या टेलीविजन पर बहस, हर जगह मलकानी जी का राष्ट्रवादी स्वर गूंजता रहा। वे राष्ट्रवाद के विरोधियों से लोहा लेते रहे। पांडिचेरी के उपराज्यपाल पद पर नियुक्ति ने उन्हें दिल्ली से दूर भेज दिया, पर राजभवन के एकांत में बैठकर भी वे सबको स्मरण करते रहे और लेखन में जुटे रहे। श्री मलकानी जी को अक्सर उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिसने भविष्यवाणी की थी कि जो जल्द ही एक आपातकाल लगाया जाएगा। उन्होंने जनवरी 1975 की शुरुआत में मदरलैंड में फ्रंट पेज समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जल्द ही एक आपातकाल लागू करेंगी और सभी विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे डाल देंगी और आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देंगी। किसी ने भी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन बाद में यह सच हुआ। उनकी भविष्यवाणी के 6 महीने के भीतर आपातकाल लगा दिया गया था। यह संभवतः मुंबई के एक जनसंघ के दिग्गज श्री वसंत पंडित द्वारा की गई भविष्यवाणी के आधार पर लिखा गया था, जो एक महान ज्योतिषी भी थे। पंडित ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी से भी कहा था कि शीघ्र ही आपको 2 वर्ष का वनवास होगा। श्री मलकानी जी जैसा संपादक ही उन दिनों ऐसी कहानी प्रकाशित करने का साहस कर सकता था। 1993 में भाजपा के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता के रूप में श्री मलकानी ने कश्मीर समस्या के लिए समाधान की रूपरेखा तैयार की थी। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 अस्थायी और संक्रमणकालीन था। 30 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जब संसद में भाजपा का 2/3 बहुमत होगा तो अनुच्छेद 370 समाप्त हो जाएगा। श्री मलकानी जी वास्तव में एक ऐसी संस्था थे जिनसे पत्रकार और संपादक सदैव प्रेरणा लेते रहेंगे। 27 अक्टूबर 2003 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था कि श्री मलकानी को हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत के लिए
याद किया जाएगा। एक जाने माने लेखक, एक गहरे विचारक, एक निडर राष्ट्रवादी और एक महान संपादक श्री के.आर. मलकानी जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मलकानी जी का जीवन आदर्शवादी, सिद्धांतनिष्ठ, पत्रकारिता के लिए प्रकाश स्तंभ है एवं प्रेरणा स्रोत है।